प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम आनुवांशिक मटेरियल की खोज के संबंध में ग्रिफिथ द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के साथ। देखिए 1926 से पहले 1926 से पहले अधिकतर लोग प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ मानते थे। अधिकतर लोगों का ये मानना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। अब आज की डेट में तो हम इस बात को जानते हैं कि आपका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। लेकिन पहले ज़माने में 1926 से पहले जब लोगों को जानकारी नहीं थी तो ये माना जाता था कि प्रोटीन जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1926 के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। और इसको जानने के लिए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, सबसे पहले एक प्रयोग किया गया ग्रिफिथ के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में जानने के लिए प्रयोग किया गया ग्रिफिथ के द्वारा। और ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया उसको हम कहते हैं रूपांतरण प्रयोग या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो आज के इस वीडियो में आनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग के द्वारा हुई। और हम वही जानेंगे कि ग्रिफिथ ने अपने रूपांतरण प्रयोग में क्या किया। इसी प्रयोग के बारे में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए ग्रिफिथ ने जो प्रयोग अपना किया वो किया उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया पर। ग्रिफिथ का जो प्रयोग है वो किस पे है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर है। और ये वही बैक्टीरिया है जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करता है। आप जानते होंगे स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है ये क्या करता है, स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करता है, निमोनिया रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ग्रिफिथ ने अपना जो प्रैक्टिकल किया था 1926 में, जिसके बाद लोग जान पाए कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। इन्होंने इस प्रयोग में मुख्य तौर पे ये बताया कि जीवाणु के एक विभेद का रूपांतरण दूसरे विभेद में होता है। मतलब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके एक स्ट्रेन, इसके एक विभेद का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है दूसरे विभेद में। तो आइए हम ग्रिफिथ द्वारा किए गए ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के दौरान ये बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है उसमें दो विभेद होते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं। और ये विभेद कौन कौन से हैं? एक विभेद कहलाता है उग्र विभेद, या जिसको हम वायरुलेंट या एस के नाम से दिखाते हैं। और दूसरा जो विभेद है उसको हम कहते हैं अनुग्र विभेद, या ये नॉन वायरुलेंट कहलाता है, या इसको हम आर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो विभेद होंगे, एक उग्र विभेद जिसको हम वायरुलेंट कहते हैं या एस स्ट्रेन कहते हैं, और दूसरा विभेद कहलाता है अनुग्र विभेद जिसको हम नॉन वायरुलेंट या आर विभेद के नाम से जानते हैं। अब ये जो उग्र विभेद है इसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या लक्षण हैं? देखिए स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता रखता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का ये जो एस स्ट्रेन है ये मैमल्स में निमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसकी जो भित्ति है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसीलिए हम इसको एस विभेद, स्मूथ विभेद के नाम से जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया का आपका स्ट्रेन है उग्र विभेद वाला, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है। और इसी कारण हम उग्र विभेद को एस विभेद के नाम से भी जानते हैं। एस मतलब स्मूथ स्ट्रेन। और उग्र विभेद की एक और विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो बाहरी खोल है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। तो ये जो उग्र विभेद है, तीन कैरेक्टर। पहला, ये स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसकी जो भित्ति है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, इसलिए हम इसको एस विभेद कहते हैं। और तीसरा कि इसकी जो बाहरी खोल है, जो बाहरी कैप्सूल है, वो पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे अनुग्र विभेद की। देखिए ये जो अनुग्र विभेद है या नॉन वायरुलेंट है, ये स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा,
उग्र विभेद तो पैदा करेगा निमोनिया, लेकिन अनुग्र विभेद निमोनिया रोग पैदा करने की क्षमता नहीं रखता। इसकी जो भित्ति है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो खुरदुरी होती है, रफ होती है। इसी कारण हम इसको आर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी भित्ति कैसी है, खुरदुरी है, रफ है, इसलिए हम इसको आर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ये जो अनुग्र विभेद है, इसका जो बाहरी खोल है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ नहीं होता। तो ये मेन अंतर है दोनों स्ट्रेन्स के बीच में, उग्र विभेद जिसको हम एस विभेद कहेंगे और अनुग्र विभेद जिसको हम आर स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। बीमारी कौन पैदा करेगा, उग्र विभेद। चिकनी त्वचा किसकी होगी, चिकनी मेम्ब्रेन किसकी होगी, उग्र विभेद की। रफ मेम्ब्रेन किसकी होगी, अनुग्र विभेद की। बाहरी खोल पॉलीसैकेराइड का किसका बना होगा, उग्र विभेद का। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या किया, किस प्रकार से इस प्रयोग को किया, अब हम चलते हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ग्रिफिथ ने जो अपना प्रयोग किया वो उन्होंने चूहों पर किया, रैट्स पर किया, और ये प्रयोग उन्होंने 4 चरणों में किया। ग्रिफिथ ने जो अपना प्रयोग किया वो चूहे पे किया, और कितने चरणों में किया, 4 चरणों में किया। तो हम चलते हैं पहला चरण। देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने अपने पहले स्टेज में क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के उग्र विभेद, उग्र विभेद मतलब एस, जो आपका एस स्ट्रेन है, उग्र विभेद को इंजेक्शन की मदद से चूहे में प्रवेश कराया। पहले चरण में उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन है या जिसको हम उग्र विभेद कहते हैं या वायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं, उसको एक इंजेक्शन के माध्यम से चूहे में क्या करा दिया, इंजेक्ट करा दिया। और आप जानते हैं कि जो उग्र विभेद है जिसको हम एस स्ट्रेन या वायरुलेंट स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, ये स्तनधारी में निमोनिया रोग पैदा करता है। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया इस चूहे के शरीर के अंदर गए, चूहे में कौन सा रोग हो गया, निमोनिया हो गया, और चूहा क्या हुआ, मर गया। बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो ये इसका परिणाम निकला। जब पहले चरण में उन्होंने उग्र विभेद को चूहे के अंदर डाला तो परिणाम क्या निकला कि उग्र विभेद के कारण चूहे में निमोनिया हुआ और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस चरण में कोई नई बात नहीं है। आपने बैक्टीरिया, जो स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, उग्र विभेद वाला बैक्टीरिया है, उसे चूहे में डाला, चूहे में निमोनिया हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अनुग्र विभेद को इंजेक्शन की मदद से चूहे में प्रवेश कराया। अब अनुग्र विभेद है जिसको हम क्या कहते हैं, रफ स्ट्रेन या नॉन वायरुलेंट, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है। अतः जब ये चूहे के अंदर गया तो क्या हुआ होगा, क्या चूहा मरेगा, नहीं, क्योंकि अनुग्र विभेद चूहे में निमोनिया पैदा नहीं करता। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो अनुग्र विभेद होता है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन होता है, ये चूहे में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं रखता। तो जब ग्रिफिथ ने इसको चूहे में डाला तो चूहा मरा नहीं, चूहा जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि अनुग्र विभेद के कारण चूहे में निमोनिया रोग पैदा नहीं हुआ। तीसरे चरण में ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने ताप के द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा मृत किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के उग्र विभेद को। उन्होंने क्या किया, जो उग्र विभेद था, जो आपका स्मूथ स्ट्रेन था, वायरुलेंट स्ट्रेन था, उसको अधिक तापमान पर, उन बैक्टीरियाज को अधिक तापमान पे क्या कर दिया, डेड कर दिया, और मरे हुए, गर्मी से मरे हुए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के उग्र विभेद को इंजेक्शन के माध्यम से चूहे में प्रवेश कराया। तो देखिए, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के उग्र विभेद थे, उनको गर्म करके क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया, और मारने के बाद उन मरे हुए उग्र विभेद के बैक्टीरिया को चूहे में डाला। तो क्या परिणाम निकला हुआ, निकलेगा, आप बता सकते हैं भाई। चूंकि ये जो आपके स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उग्र, ये क्या हो गए, अधिक तापमान से मर गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये चूहे में निमोनिया रोग पैदा कर पाएंगे नहीं, ये चूहे में निमोनिया उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तापमान के कारण से ये उग्र विभेद के बैक्टीरिया क्या हो गए हैं, मर गए हैं। तो ये निमोनिया उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से ये चूहा जो है मरेगा नहीं, ये चूहा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो इन तीनों चरणों में आपने देखा कि ग्रिफिथ ने किस प्रकार से अलग अलग स्ट्रेन को लेकर के प्रैक्टिकल किया।
अब चौथे स्टेज पे क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है, उसको समझने की आवश्यकता है। चौथे स्टेज पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो बैक्टीरियाज का मिश्रण बनाया। कैसे बनाया समझिए, इन्होंने जीवित अनुग्र विभेद लिए और ताप द्वारा मृत उग्र विभेद को मिला करके इंजेक्शन तैयार किया और उसको चूहे में प्रवेश कराया। दोबारा से समझ लीजिए, इन्होंने क्या किया, जीवित लिए, किसको जीवित लिया, अनुग्र विभेद को, रफ स्ट्रेन को, नॉन वायरुलेंट जो स्ट्रेन है उसको उन्होंने जीवित लिया, और जो आपका वायरुलेंट स्ट्रेन है जिसको हम एस स्ट्रेन या उग्र विभेद के नाम से जानते हैं, उसके मरे हुए कणों को लिया। तो इन दोनों का मिश्रण लिया, जीवित अनुग्र विभेद को लिया और ताप द्वारा मरे हुए उग्र विभेद को लिया और उसको इंजेक्शन के बल पे चूहे में इंजेक्ट कराया। तो बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया, चूहे की मृत्यु हो गई। जबकि आप देखिए, जीवित अनुग्र विभेद जो है, अनुग्र विभेद कौन सा है, जो रफ है, जो नॉन वायरुलेंट है, निमोनिया पैदा नहीं कर सकता, और जो निमोनिया पैदा कर सकता है उग्र विभेद, वो हमने कैसा लिया, मरा हुआ। अभी आपने तीसरे चरण में पढ़ा था कि मृत जो उग्र विभेद है वो चूहे में निमोनिया पैदा नहीं करता। तो यहां पे ऐसा क्या हुआ, जीवित अनुग्र विभेद भी निमोनिया पैदा नहीं करेगा और ताप से मरे हुए उग्र विभेद भी चूहे में निमोनिया पैदा नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों के मिश्रण ने इस चूहे को मार दिया। यहां सोचने वाली बात यही है कि चूहे की मृत्यु क्यों हुई। तो अब हम इस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जीवित अनुग्र विभेद जो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता, ताप द्वारा मरा हुआ उग्र विभेद जो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता, इन दोनों के रहने से इस चूहे की मौत क्यों हुई। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम यह जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, जब ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहे के रक्त का अध्ययन किया, जब ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहे के ब्लड का अध्ययन किया, जो चौथे चरण में मरा चूहा, उसके ब्लड का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि उसके ब्लड में उग्र विभेद वाले जीवाणु मौजूद हैं। उग्र विभेद वाले जीवाणु मौजूद हैं, मतलब एस स्ट्रेन, वायरुलेंट स्ट्रेन के जीवाणु मौजूद हैं। जबकि आपको पता है कि हमने चूहे के शरीर में कैसे विभेद डाले था, मरे हुए ताप द्वारा मृत उग्र विभेद डाले थे। तो अब यहां ये प्रश्न उठा कि जब आपने चूहे के शरीर में ताप द्वारा मृत उग्र विभेद डाले थे, तो अब उसके शरीर में जिंदा उग्र विभेद कहां से आए। भाई ये बात तो कंफर्म है कि चूहा मरा, और चूहा मरा तो निमोनिया से मरा, और निमोनिया पैदा करने की क्षमता कौन रखता है, उग्र विभेद। जबकि उग्र विभेद आपने कैसे डाले थे, मरे हुए डाले थे। तो यहां यह प्रश्न उठा कि जब हमने चूहे के शरीर में मरे हुए, ताप द्वारा मरे हुए उग्र विभेद के जीवाणु डाले थे, तो मरे हुए चूहे के अंदर यह जिंदा उग्र विभेद कहां से आ गया। क्योंकि आपने तो उसके शरीर में कैसा स्ट्रेन डाला था, जो एस स्ट्रेन था, ये कैसा डाला था, मरा हुआ डाला था। तो मरे हुए चूहे के शरीर में ये जिंदा कैसे हो गया। अब ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला अपने प्रैक्टिकल में, अपने प्रयोग में, कि अनुग्र विभेद वाला जो जीवाणु है, जो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता, या जिसको हम आर स्ट्रेन कहते हैं, इसका रूपांतरण कर दिया गया किसके द्वारा, ताप द्वारा मृत उग्र विभेद एस के द्वारा। ये जो एस विभेद था जो मरा हुआ था, इसने क्या किया, इसने अनुग्र विभेद जो आर स्ट्रेन वाला नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है उसका रूपांतरण कर दिया। लेकिन अभी भी ग्रिफिथ को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो क्लियर हो गया कि मरे हुए चूहे में जिंदा उग्र विभेद पाए गए, और ये जिंदा उग्र विभेद कहां से आए, उन्होंने कहा जो अनुग्र विभेद था, जो नॉन वायरुलेंट आर बैक्टीरिया थे, उनको रूपांतरित कर दिया गया किसके द्वारा, मरे हुए उग्र विभेद के द्वारा। लेकिन किस कारण से अनुग्र विभेद का रूपांतरण उग्र विभेद में हुआ, ग्रिफिथ अभी भी इसके बारे में नहीं जानते थे। हमें ग्रिफिथ के प्रयोग से सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि ताप द्वारा जो मरे हुए जीवाणु हैं, ताप द्वारा मृत उग्र विभेद के जो जीवाणु एस हैं, उनसे कोई पदार्थ अनुग्र विभेद आर जीवाणु में चला गया, जिस कारण से
जो अनुग्र विभेद है, जो नॉन वायरुलेंट विभेद है, उनका भौतिक स्वरूप बदल गया और उनके शरीर के बाहर पॉलीसैकेराइड का खोल आ गया। तो ग्रिफिथ के प्रयोग से अभी आपको सिर्फ इतना पता चला कि जो मरा हुआ आपका एस स्ट्रेन था, उस एस स्ट्रेन से कोई चीज जो है आर स्ट्रेन में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, जिसके कारण से ये आर स्ट्रेन जो है एस के समान काम करने लग गया। आपकी बात समझ में आई? तो अभी ग्रिफिथ के प्रयोग से सिर्फ इतनी ही जानकारी हमको मिली है कि जो चूहे में मरे हुए आपने एस स्ट्रेन या वायरुलेंट स्ट्रेन के आपने बैक्टीरिया डाले थे, उन्होंने आर स्ट्रेन या जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, अनुग्र विभेद है, उसमें कोई चीज डाली, मरे हुए बैक्टीरिया से जीवित बैक्टीरिया में कोई चीज गई, जिस कारण से ये जो अनुग्र विभेद है, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है, ये एस स्ट्रेन के समान काम करने लग गया। उसका भौतिक स्वरूप क्या हो गया, बिल्कुल एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के समान हो गया। उसके शरीर के बाहर पॉलीसैकेराइड का खोल भी बन गया। अब देखिए, ग्रिफिथ को तो यह जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ताप द्वारा मरा उग्र विभेद ने निमोनिया पैदा कर दिया, कैसे मरा हुआ विभेद मरे हुए चूहे में जिंदा पाया गया। लेकिन इतना ग्रिफिथ जानते थे कि मरे हुए उग्र विभेद से कोई चीज अनुग्र विभेद में गई, जिसके कारण से उसका रूप जो है परिवर्तित हो गया। लेकिन 1933 से 44 के बीच तीन वैज्ञानिक, एवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी, ये तीन वैज्ञानिकों ने ताप द्वारा मृत उग्र विभेद जीवाणु से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को पृथक किया। 1933 से 44 के बीच ये जो तीन वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन्होंने क्या किया, ताप द्वारा जो मरा हुआ उग्र विभेद है, उस बैक्टीरिया से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को पृथक किया। इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रूपांतरण को प्रेरित करता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसने अनुग्र विभेद को रूपांतरित कर दिया और उसके कारण से चूहा मरा। तो अब ये प्रैक्टिकल इन तीन वैज्ञानिकों ने आगे अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, अनुग्र विभेद जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, जिसको हम आर स्ट्रेन कहते हैं, उसको उन्होंने संवर्धन माध्यम में उगाया और एक एक करके इन पदार्थों को अनुग्र विभेद पर डाला। किन पदार्थों को, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। इन्होंने क्या किया, ताप द्वारा मरे हुए उग्र विभेद जीवाणु से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग कर लिया और उसके बाद अनुग्र विभेद को संवर्धन माध्यम में उगाया और उस पर एक एक करके उग्र विभेद वाले जीवाणु के आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को डाला। इन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि कौन से पदार्थ के कारण से आर विभेद वाले बैक्टीरिया में रूपांतरण होता है। जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने ये पाया कि केवल डीएनए में ही ये क्षमता होती है कि वह अनुग्र विभेद आर को उग्र विभेद एस में परिवर्तित कर दे। तो इन्होंने क्या किया, दोबारा से समझ लीजिए, इन्होंने अनुग्र विभेद वाले जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, इन्हें संवर्धन माध्यम में उगाया और इनके ऊपर एक एक करके मरे हुए उग्र विभेद वाले जीवाणु के आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को इन पर डाला और ये देखने का प्रयास किया कि कौन सा पदार्थ मृत उग्र विभेद का, इन तीनों में से कौन सा पदार्थ सक्षम है अनुग्र विभेद को रूपांतरित करने में। तो इस प्रैक्टिकल में इन तीनों वैज्ञानिकों ने यह पाया कि केवल डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो ये क्षमता रखता है कि वह अनुग्र विभेद वाले एस स्ट्रेन को उग्र विभेद वाले एस स्ट्रेन में क्या कर दे, रूपांतरित कर दे, जिससे यह सिद्ध होता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। क्योंकि आप जानते हैं भाई, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो वंशागत हो सकता है ना, और अनुवांशिक पदार्थ ही किसी सेल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ है, ये डीएनए है, इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी डीएनए की वजह से ये जो आपका अनुग्र विभेद वाला बैक्टीरिया था, ये किस में परिवर्तित हो गया, उग्र विभेद वाले बैक्टीरिया में। क्योंकि जब अनुग्र विभेद वाले बैक्टीरिया में हमने उग्र विभेद के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को डाला, तो ये पाया गया कि डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो
अनुग्र विभेद को उग्र विभेद में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रयोग के द्वारा, ग्रिफिथ के प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। अब देखिए, इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग को और पुष्ट करने के लिए अब क्या किया, उन्होंने एक बार फिर से इस प्रयोग को दोहराया और उन्होंने उग्र विभेद के आरएनए को पचाने वाले राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाले प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग किया और उग्र विभेद वाला जो बैक्टीरिया है, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है, उसके आरएनए और प्रोटीन को क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, पचा दिया। आरएनए को पचाने के लिए क्या डाला उन्होंने? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला, और प्रोटीन को पचाने के लिए क्या डाला? प्रोटीज एंजाइम डाला। तो आप देखिए कि ये जो उग्र विभेद वाला बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीन चीजें थी, जिनमें से प्रोटीन और आरएनए को उन्होंने क्या कर दिया? पचा दिया। अब क्या बचा? केवल डीएनए। तो इन्होंने पाया कि ऐसा उग्र विभेद जिसके आरएनए और प्रोटीन को पचा दिया है, वो भी रूपांतरण करने की क्षमता रखता है। अब यहां आप समझने का प्रयास कीजिए, उग्र विभेद का आरएनए पच चुका है, नष्ट हो चुका है, प्रोटीन नष्ट हो चुका है, तो ऐसी दशा में इस उग्र विभेद में क्या बचा होगा? ऐसी दशा में इस उग्र विभेद में क्या बचा होगा? केवल डीएनए बचा होगा, ठीक है ना? तो यहां क्या परिणाम निकला कि आरएनए और प्रोटीन के पच जाने के बाद भी रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो पॉइंट है, ये सिद्ध करता है कि रूपांतरण के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए है। उन्होंने फिर एक और काम किया, उन्होंने डीएनए को डीएनएज एंजाइम के द्वारा पचाया। उन्होंने क्या किया? अगले बार में उन्होंने डीएनए को डीएनएज एंजाइम से पचा दिया। भाई अभी तो उन्होंने क्या पचाया था? पहली पंक्ति में जो मैंने आपको बताया, आरएनए को पचाया और प्रोटीन को पचाया, और आरएनए और प्रोटीन के पच जाने के बाद क्या बचा? केवल डीएनए बचा, और उसके बाद भी प्रोटीन आरएनए के पच जाने के बाद भी रूपांतरण होता रहा। इसका मतलब रूपांतरण के रेस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएनए को भी पचा दिया। डीएनए को बचाने के लिए इसमें इन्होंने क्या डाला? डीएनएज डाला, और देखा कि डीएनए के पच जाने के बाद रूपांतरण की जो क्रिया है वो स्टॉप हो गई, मंद हो गई, रुक गई, और इससे ये बात क्लियर होती है कि रूपांतरण करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। दोबारा से समझ लीजिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने प्रयोग को, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग को पुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? तीन चीजों पे फोकस था, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पे, तीन चीजों पे फोकस था, ठीक है ना? यही तीन चीजें थी जिसको माना जा सकता था कि ये रूपांतरण कर सकती हैं। तो उन्होंने पहले इस बिंदु पे जो मैंने आपसे बताया, उन्होंने क्या किया? आरएनए को पचा दिया। किसने? किससे? आरएनएज एंजाइम से। आरएनए को पचा दिया किससे? उन्होंने आरएनएज एंजाइम से, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से। प्रोटीन को पचा दिया उन्होंने किससे? प्रोटीएज एंजाइम से। तो अब जब उन्होंने आरएनए और प्रोटीन को पचा दिया तो बचा क्या? केवल डीएनए बचा ना, केवल डीएनए बचा। तो उन्होंने देखा कि आरएनए और प्रोटीन को पचा देने के बाद भी डीएनए, मौजूद जो डीएनए है वो रूपांतरण करता रहा। पहला पॉइंट। फिर उन्होंने क्या किया? इस डीएनए को भी पचा दिया डीएनए एंजाइम से, और देखा कि अब रूपांतरण की क्रिया क्या हो गई? रुक गई, संदमित हो गई। रूपांतरण की क्रिया क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। तो यह प्रयोग क्या सिद्ध करता है? यह प्रयोग यह सिद्ध करता है कि अनुवांशिक पदार्थ आपका क्या है? डीएनए है। अनुवांशिक पदार्थ आपका क्या है? डीएनए है। अब देखिए, ग्रिफिथ के प्रयोग से ये तो क्लियर हो गया था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन उसके बाद भी ग्रिफिथ के प्रयोग को लेकर भी अनेक वैज्ञानिकों ने उनका विरोध किया था। तो ये 100% नहीं कहा जा रहा था कि ग्रिफिथ का प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि अनुवांशिक पदार्थ ही डीएनए है। 100% ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, हर्शे और चेज। हर्शे और चेज ने अपना प्रयोग अनुवांशिक पदार्थ की खोज को लेकर के किया, और हर्शे और चेज के प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकले, उन्होंने 100% रूप से यह सिद्ध कर दिया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हर्शे और चेज के प्रयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में विस्तार से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को समझा होगा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझा होगा, उसके निष्कर्षों को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।